हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले आपके मासिक मूल्यांकन माह जुलाई का कक्षा 11वीं विषय रसायन केमिस्ट्री की क्वेश्चंस जिसकी आपको तैयारी करना है, क्योंकि ये वीडियो इसलिए बनाया जा रहा है ताकि आप लोगों की डाउट है कि किस तरीके से हमें क्वेश्चंस की तैयारी करना है। बहुत से बच्चों ने आप लोगों में से ही बोला गया है कि एटलीस्ट क्वेश्चंस बता दीजिए कि किस तरह के क्वेश्चंस 11th में पूछे जाते हैं। मासिक मूल्यांकन हो, चाहे तिमाही पेपर हो, चाहे अर्धवार्षिक, चाहे वार्षिक पेपर हो, तो कुछ आपके जो जुलाई माह के सिलेबस का अकॉर्डिंग, क्योंकि हर माह में कितनी सिलेबस करना है वो आप लोगों को पता है। अगर वो पाठ्यक्रम वाली वीडियो आप लोग नहीं देखे होंगे तो वो भी डली हुई चैनल पर जाकर के देख सकते हैं कि कौन से माह में कितने आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। ठीक है, तो आपके जुलाई माह के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है किस टाइप से क्वेश्चंस आपको पूछा जा सकता है ये देख लीजिए, और किस टाइप से आपके स्कूल में टेस्ट होगा तो पूछ सकते हैं, क्योंकि ये एज ए सैंपल पेपर आप लोग लिख सकते हैं, इसमें से क्वेश्चंस चेंज करके टीचर्स आपको देंगे। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं आपका किस क्वेश्चंस को। प्रश्न पहला 1 मार्क्स के लिए है, इस तरीके से 1 मार्क्स वाले भी क्वेश्चंस आपको केमिस्ट्री में करना पड़ेगा। मोल को परिभाषित कीजिए। मोल की परिभाषा आपको लिखना है कि एक्चुअल में मोल किसे कहते करके। 1 मार्क्स के लिए तो एकदम बड़ा सा आपको नहीं लिखना है, सिर्फ डेफिनेशन आप उसका लिख देंगे, परिभाषा। नेक्स्ट, CO2 के आणविक द्रव्यमान की आपको गणना करना है कि CO2 में आणविक द्रव्यमान कितना होता है ये कैलकुलेट करना है। फिर बेंजीन का मूलानुपाती सूत्र क्या होता है वो आपको करना है। फिर गैस मिश्रण का एक उदाहरण देना है, दो गैस और गैस का मिश्रण का एक उदाहरण दे देना फॉर 1 मार्क्स के लिए, ये कर लेना आप लोग। फिर प्रश्न क्रमांक चौथा हो गया। फिर पांचवा देखते हैं, निम्नलिखित जो तत्व है, निम्नलिखित तत्वों को परमाणु लुईस प्रतीकों का मतलब जो तत्व मैग्नीशियम, सोडियम और बोरान और ऑक्सीजन ये दिया, इन सबका आपको क्या लिखना है, लुईस प्रतीक जो है आपको लिख लेना है। ठीक है, लुईस प्रतीक वाला टॉपिक आप लोग अच्छे से कर लेंगे क्योंकि उसमें से क्वेश्चंस पूछा ही जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए आपको ये पूछा जा सकता है एग्जाम में, गुणित अनुपात का नियम क्या है। ठीक है, गुणित अनुपात का नियम उसको उदाहरण से समझाना है। देखो यहाँ 3 मार्क्स के लिए आपको 3 मार्क्स के लिए करना है तो उस हिसाब से करेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, ABC के परमाणु क्रमांक क्रमशः 10, 11, 17 है तो प्रत्येक तत्व में बताना है। तो मैं आपको बता दूं अभी तक आंसर्स की हमने कोई बोले नहीं है कि आंसर्स इसका बताएंगे, बट मैं आपको बताता हूँ इस वीडियो के बीच में ही कि इसकी आंसर्स सब लोग इसी वीडियो पर देखने वाले हैं, तो इसलिए वीडियो को बहुत ध्यान से देखना। अगर किसी भी क्वेश्चंस के आंसर नहीं आती तो उसकी आंसर्स आप लोग देख सकते हैं। और मैं आंसर्स की बात इसलिए नहीं किया था ताकि आप लोग इन क्वेश्चंस के प्रैक्टिस खुद से करो, फिर हम जो आंसर्स आपको बताएंगे उससे आपको मैच करके देख लेना है। ठीक है, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्या बोला जा रहा है कि एक तत्व का परमाणु क्रमांक भाई 30 है, द्रव्यमान 66 है, तो उसके परमाणु में कितने प्रोटॉन और द्रव्यमान होंगे। तो आपको परमाणु क्रमांक के हिसाब से उसके प्रोटॉन को जो है कैलकुलेट कर लेना है, तो वो भी हम आपको दिखाएंगे। फिर नेक्स्ट, विद्युत संयोजी यौगिक एवं सहसंयोजी यौगिकों में अंतर आपको लिखना है 3 मार्क्स के लिए। इस तरीका की क्वेश्चंस आपको 11th में पूछा जाता है केमिस्ट्री का। तो ये रहा आपका 11 क्वेश्चन, इसको अच्छे से कर लेना है। और ये वाले क्वेश्चंस तो आपने ऑलरेडी क्लास 10th में ही पढ़ रखा है कि आवर्त सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर निम्न गुणों में क्या परिवर्तन, परमाणु आकार क्या होता है, आयनन ऊर्जा क्या होता है, ये आप 10th क्लास में ही पढ़ चुके, जो कि 11th क्लास में आपको फिर से रिवाइव हो रहा है। ठीक है, तो चलो सबकी आंसर्स देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या भाई, मोल को परिभाषित करना है। ठीक है, तो मोल की परिभाषा बहुत आसान है, इस तरीके से आप लोग लिख सकते हैं कि परमाणुओं, अणुओं तथा आयनों आदि की संख्या को गिनने के लिए रसायन की जिस इकाई का उपयोग करते हैं, मतलब परमाणु, अणु तथा आयन आदि की संख्या को गिनने के लिए जिस इकाई का प्रयोग करते हैं उसे ही क्या कहते हैं, मोल कहते हैं। और एक मोल की बात करें तो एक मोल बराबर होता है भाई आपका 6.022 × 10⁻23। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं मोल को। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, CO2 के आणविक द्रव्यमान की गणना करना है, तो उसको देख लेते हैं भाई। CO2 के आणविक द्रव्यमान की गणना आप लोग किस तरीके से कर सकते हैं, इस तरीके से। कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 12, और ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 होता है, ये आपको पता है। फिर उसके हिसाब से आपको इस तरह से CO2 मतलब यहाँ पर देखो O2 बार, इसलिए इसका मल्टीप्लाई कर दिए तो ये 16 दूनी 32 लिखे तो 12 और 32 को जोड़े तो 44, इस तरीके से उसका हो जाएगा। क्लियर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है भाई, बेंजीन का मूलानुपाती सूत्र क्या है। तो बेंजीन का मूलानुपाती सूत्र के लिए आंसर इस तरीके से लिख सकते हैं, बहुत आसान है ये, 1 लाइन में लिख सकते हैं। बेंजीन का अणु सूत्र कितना होता है, C6H6 है तथा इसका मूलानुपाती सूत्र CH होता है, ये आप लोग उसको
कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो गैस गैस मिश्रण का एक उदाहरण लिखना है, तो गैस गैस मिश्रण का हम उदाहरण लिख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से N2 और H2 दो गैस मिलेगा तो वहां पर NH3 अमोनिया गैस बनेगा। क्लियर है, ये इसको समीकरण शुद्ध करके आप लोग देख सकते हैं, तो ये शुद्ध है ऑलरेडी। ठीक ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लुईस प्रतीक वाला। ठीक है, तो लुईस प्रतीक लिखना है तो बहुत आसान है। देखो एम का लुईस प्रतीक आप लोग इस तरीके से, ये बिंदी वाला जो लिखना होता है ना, ये लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, सोडियम का इस तरीके से हो जाएगा, बोरान का और ऑक्सीजन का ये, उसके परमाणु क्रमांक को ही दर्शाना पड़ता है, उसके बाद संयोजन करते हैं उसके हिसाब से उसका भी लुईस प्रतीक। इसमें तो आसान पूछा गया आपको, किसी का संयोजन भी करते हैं जैसे कि NH3 है तो NH3 का भी आपको लुईस प्रतीक लिखने आना चाहिए। ठीक है, फिर गुणित अनुपात का नियम देख लेते हैं। तो गुणित अनुपात का नियम क्या बोलते हैं भाई, जब दो तत्व आपस में संयोग कर दो या दो से अधिक यौगिकों का निर्माण करते हैं। ठीक है, जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में संयोग करते हैं और दो या दो से अधिक यौगिक का निर्माण करते हैं तो एक तत्व के द्रव्यमान में जो दूसरे तत्व को निश्चित मात्रा, तो उसे ही क्या कहते हैं, गुणित अनुपात का नियम होती है। तो ये इस तरीके से इसको कंप्लीट आप लोग अनुपात को लिख सकते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की आंसर का, चले जाते हैं हम लोग स्पष्टता वाला देख लेंगे कंप्लीट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने, तो 2-8 कोई तत्व है उसका परमाणु क्रमांक 16 तो उसके हिसाब से 2-8 होगा, अथवा आप इस तरीके से एस के फॉर्म में 1s लिख सकते हैं, 2s2 और 2p ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, फिर इस फॉर्म में बी का भी इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सबका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। संयोजकता भी बोला गया तो संयोजकता इस तरीके से ब में दिया हुआ है तो उसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि ए की संयोजकता इतना होगा करके। ठीक है, आप 8 क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो परमाणु क्रमांक 30 तथा द्रव्यमान 66 है, तब इसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी, प्रोटॉनों की संख्या पूछा गया तो परमाणु क्रमांक उसकी होगी तो 30 यहाँ पर हो जाएगा। फिर न्यूट्रॉनों की संख्या की बात किया तो न्यूट्रॉनों की संख्या माइनस द्रव्यमान क्रमांक परमाणु क्रमांक, ये करोगे तो आपको न्यूट्रॉनों की संख्या आ जाएगी तो वो कितना हो जाएगा 36। इस तरीके से आप उसको लिख सकते हैं। क्लियर, फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोला गया है कि 9th वाले में उसका आपका क्वेश्चंस का 9th है, विद्युत संयोजक और सहसंयोजी यौगिकों में अंतर लिखना है। तो आप लोग इस तरह से लिख सकते हैं, क्रियाशीलता के आधार पर विद्युत संयोजी जो है अधिक क्रियाशील होते हैं जबकि सहसंयोजी कम क्रियाशील होते हैं, और जल में विलेयता के आधार पर देखेंगे तो ये विलेय होते हैं जबकि सहसंयोजी अविलेय होते हैं। आयनीकरण के हिसाब से देखेंगे तो ये जल में विलेय होकर आयनों से विभक्त हो जाती है, जल में आयनित ही नहीं होते। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं, कंप्लीट देख सकते हैं। ठीक है, फिर ये आपका आवर्त सारणी में कौन सी गुण में क्या परिवर्तन होता है उसके लिए आंसर है, तो ये आप देख सकते हैं, ऑलरेडी इसको 10th में देख रखे हैं। परमाणु क्रमांक की बात, परमाणु त्रिज्या की बात करें तो आवर्त सारणी किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु की कोषों में संख्या बढ़ने से परमाणु के आकार में वृद्धि होती है। मतलब अगर हम परमाणु में वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे तब वहां पर परमाणु का आकार बढ़ता है, मतलब वहां पर त्रिज्या की वृद्धि होता है। अगर हम विद्युत दृढ़ता की बात करें, जब हम ऊपर से नीचे उतरते हैं तो परमाणु आकार में वृद्धि होती है। इस तरीके से आप उसको लिख सकते हैं, आकार में वृद्धि होती है मतलब उसका विद्युत ऋणात्मकता जो है घटती है। आकार बढ़ेगा तो विद्युत ऋणात्मकता घटेगा, इन चीज़ों को आप लिख लेना है। फिर आयनन विभव की बात है तो किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्रमशः आयनन विभव जो है कम होती है। बस सिंपल सी ये चीज़ें आपको याद रख लेना है। क्लियर है, तो इसको बहुत अच्छे से आपको कर लेना है प्रैक्टिस। ठीक है, तो फिर पुनः मैं आपको जितने भी क्वेश्चन है सबको दिखा लेता हूँ, इन क्वेश्चंस की आप लोग प्रैक्टिस जरूर कर लेंगे। ठीक है, हाँ, तो ये रहा क्वेश्चंस, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बैठ के प्रैक्टिस जरूर कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि इसी तरह का क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट मंथ की भी के लिए भी हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बहुत जल्द प्रोवाइड करा देंगे, और कौन से सब्जेक्ट के चाहिए कमेंट करके जरूर बताएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो में।